हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। ये दूसरी वीडियो है सेल बायोलॉजी की, और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं। ये 51 में कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो स्तंभ 1 में दिया हुआ है आपका RER पहले दिया है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है। तो इसका जाएगा, रफ वाला क्या करता है, इसमें राइबोसोम होता है तो ये करेगा प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, जिसका A का थर्ड आएगा। फिर स्मूथ वाला क्या करता है, B का SER क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड का संश्लेषण करता है तो B का जाएगा सेकेंड। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, तो ये करता है कोशिकाओं से पदार्थ को बाहर निकालना, तो यहाँ पे आएगा C का फोर्थ। और लाइजोसोम क्या करता है, अंतः कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन का काम करता है, तो लाइजोसोम का जाएगा फर्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा, A का थर्ड, B का सेकंड और C का फोर्थ और D का फर्स्ट। इसी तरह आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखेंगे एकल झिल्ली से आवृत अंगक है, एक झिल्ली वाला कौन सा है, स्फीरोसोम्स दिया है, लाइजोसोम है और ग्लाइऑक्सिसोम। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों ही एकल झिल्ली वाले होते हैं, इनके बाहरी आवरण में केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। आप याद रखिएगा फ्रेंड, इसको एकल झिल्ली वाले हैं लाइजोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फीरोसोम। ओके, 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। झिल्ली अनावेष्टित, जिसमें झिल्ली ही नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा अंगक है। तो एक है राइबोसोम, दूसरा केंद्रिका दिया, दूसरा दिया सेंट्रियोल, तीसरा दिया है केंद्रिका। तो ये ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा, क्योंकि राइबोसोम भी झिल्ली अनावेष्टित है, झिल्ली नहीं पाया जाता उसके ऊपर में। केंद्रिका में भी नहीं पाया जाता, केंद्रक में पाया जाता है फ्रेंड्स, केंद्रिका में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियोलस में नहीं रहता, सेंट्रियोल में भी नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही है, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको एकल झिल्ली, द्विझिल्ली वाले, डबल लेयर वाले, सिंगल लेयर वाले, जो बिना लेयर वाले हैं उसको याद रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है बाह्य केंद्रक वंशागति इनमें उपस्थित जीन के कारण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वंशागति की वाले जो जीन होते हैं ना, RNA DNA, वो खुद का रहता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है, क्योंकि इसको अर्ध स्वायत्त अंग भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि ये स्वयं का DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस इसके कोशिका के अंदर में ही चलते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। और DNA RNA जो बनाएगा मतलब वंशागति करेगा, बाह्य केंद्रक वंशागति की शो करेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कथन और कारण वाला है। तो कथन बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त पिंड हैं। तो जी हाँ, ये है। और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का DNA तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों होता है। ये स्टेटमेंट NCERT का सारा लाइन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन NCERT के हैं, ये बहुत IMP हैं। आप एक एक टॉपिक अपना क्लियर करते जाइए इस एग्जाम में, इस एग्जाम को छोड़ के, और अगले एग्जाम में भी आपका काम आएगा। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अर्धस्वायत्त अंग है, इस क्यों है, क्योंकि वो DNA, उसके पास DNA रहता है और खुद का वो प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया हुआ है लाइजोसोम, इसके रिजर्वायर्स हैं, भंडार गृह है लाइजोसोम। तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें जल अपघट्य एंजाइम होगा और ऑक्सीडेटिव एंजाइम होगा, स्रावक ग्लाइकोप्रोटीन होगा, RNA प्रोटीन होगा। तो इसमें होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटकी। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। लाइजोसोम में क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। 57 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबद्ध कोशिका अंगक है। ऑप्शन दिया है राइबोसोम दिया है, परऑक्सीसोम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित कौन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फ्रेंड्स। ये आपका ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। फिर 58 क्या दिया है, दल पत्रों पेटल्स का चमकदार रंग, जो कलर चमकदार रंग है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है।
तो क्लोरोप्लास्ट दिया है, क्रोमोप्लास्ट दिया है, ल्यूकोप्लास्ट दिया है। तो ये होता है पेटल्स का चमकदार रंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है एंथोसाइनिन की वजह से। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा होगा, क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे रंगीन वाले होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वो जो होता है अवर्णी लवक होता है। एंथोसाइनिन आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब स्वयं की कोशिका का भक्षण कर लेना, जो मृत हो रही है उसका ऐसा होना चाहिए ऑटोलाइसिस का। तो ऑटोलाइसिस के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा है, दिया है डिक्टियोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइजोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है, लाइजोसोम ऑटोलाइसिस करता है फ्रेंड्स। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ग्लाइऑक्सिसोम का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन में दिया है प्रोटीन उपापचय, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा का उपापचय, प्रोटीन संश्लेषण। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है, वसा का उपापचय करता है फ्रेंड्स। जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो वसा का उपापचय करता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का उपापचय नहीं करता, संश्लेषण भी नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी कोई लेना देना नहीं है, ये वसा का उपापचय करता है ग्लाइऑक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 है, स्त्रावण का कार्य करने वाली कोशिकाओं में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो कोशिका स्त्रावण का कार्य करती है उसमें क्या पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में। तो ऑप्शन दिया है लाइजोसोम दिया है, फिर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, डिक्टियोसोम दिया है, ऑस्टियोसोम दिया है फ्रेंड्स। तो स्त्रावण का काम लाइजोसोम नहीं करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं करती है, डिक्टियोसोम करेगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पादप में उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, और वो है किसका रूप है, तो वो गोल्जी बॉडी का रूप, जैसे जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी होता है उसी का तो रूप है वो डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है, स्त्रावण का काम करना है, तो डिक्टियोसोम ही इसका आंसर जाएगा। एक तरह से आप डिक्टियोसोम को गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 62 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है। तो याद रखें, शब्द दिया है बेंडा ने दिया है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 आप देखेंगे। 63 में आपको क्या दिया, डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी का डायग्राम दिया है, आपको पहचानना है फ्रेंड्स गोल्जी बॉडी में। तो ए जो है आपका, ये जो ऐसा ऐसा लेयर है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ए का जाएगा सिस्टर्नी, बी का जाएगा ये जैसा गोल गोल है ना, उसको बोलते हैं वेसिकल। फिर सी दिया है आपका, जो ये इसका जो ये वाला फेज होता है फ्रेंड्स ऐसा, तो इसमें जो सी दिया है ना ये वाला आपका, वो है ट्रांस सतह, नीचे वाला जो है ट्रांस होता है, और इसका जो ऊपर वाला होता है वो सीस होता है। तो डी आएगा सी सतह। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, डायग्राम भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, उससे क्वेश्चन क्लियर होते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम से जल्दी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें, सही विकल्प का चयन करना है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में। तो पहला क्या दिया है इसमें, ये वायवीय श्वसन के स्थान साइट्स हैं, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया है, मैट्रिक्स में एक वृत्ति, डबल स्टैंडर्ड DNA अणु, कुछ RNA अणु तथा 70S राइबोसोम पाया जाता है, जी हाँ ये भी सही है। क्योंकि कोशिका द्रव्य के अंदर में देखोगे ना तो उसमें 80S रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर में देखेंगे ना तो उसमें 70S रहता है, तो ये भी सही है 70S वाला। फिर थर्ड क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। और फोर्थ दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण रूप से स्वायत्त है, नहीं ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है, वो अर्ध स्वायत्त है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ बस गलत है, बाकी तीन सही। अब देखिए तीन किसमें, हाँ तो तीन है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं फ्रेंड्स। 65 आपका क्या दिया है, 65 दिया है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः है। तो कोशिका द्रव्य में होता है 80S का, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 70S का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 80S 70S एंड 70S। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 66 दिया है, कथन को पढ़ना है हमें, क्लोरोप्लास्ट की पिठिका में स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीदार थैलियाँ, बी माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन, सी गोल्जी बॉडी उपकरण में तस्करी के आकार की थैलियाँ। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊपर दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्पों का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो होता है ना, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो अंतर्वलन पाया जाता है ऐसा ऐसा रहता है, उसको तो क्रिस्टी बोलते हैं।
तो बी का जाएगा, सॉरी क्रिस्टी जाएगा सेकंड वाले में। तो हम देखते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वालन में क्या जाएगा, ऐसा सेकंड वाला जाएगा। फिर क्लोरोप्लास्ट की पीठिका को क्या बोलते हैं, तो को बोलते हैं थैलेकॉइड बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें ऐसे फर्स्ट जाएगा, थैलेकॉइड बोलते हैं ना। और गोल्जी उपकरण में तस्तरी के आकार का रहता है, उसको ऐसे ऐसे जो रहता है उसको सिस्टर्नी बोलते हैं, अभी बताई थी ऊपर में, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो इसका थर्ड जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट वाला जो है ना, अभी देखो क्रिस्टी किस में दिया है, क्रिस्टी दिया है सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। क्रिस्टी जो है ना वो सेकंड का है, माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन का है। फिर जो थर्ड है ना सिस्टर्नी, वो गोल्जी उपकरण वाले का है। फिर थैलेकॉइड है ना जो, वो क्या है, थैलेकॉइड फर्स्ट का है। चपटी झिल्लीदार क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाने वाली थैलियाँ, उसको बोलते हैं थैलेकॉइड। तो क्रिस्टी जाएगा सेकंड में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वल में सिस्टर्नी जाएगा थर्ड में, गोल्जी उपकरण वाले में थैलेकॉइड में जाएगा। फिर थैलेकॉइड जाएगा फर्स्ट में, क्योंकि थैलेकॉइड जाएगा फर्स्ट में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर चपटी झिल्लीदार थैलियाँ हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। फिर हमें यहाँ पे पहचान करना है, देखते हैं क्या क्या दिया है। 67 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्या बोलते हैं, ए क्या है, तो ए है स्टोमा का थैलेकॉइड, ऐसा जो दिया हुआ है वो। फिर बी क्या है जो आपका, ये वाला जो ए है ना, ये वाला है ए। फिर बी क्या दिया है यहाँ पे, ग्रेना थैलेकॉइड, स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ग्रेना थैलेकॉइड। स्ट्रोमा में होता है अंधकार वाला रिएक्शन, ग्रेना में होता है प्रकाश वाला, जो होता है ना, प्रकाश की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में उतना क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि पीडीएफ बनने पे ये ब्लैक आ गया है, बट आप समझ सकते हैं, जब ग्रीन ग्रीन दिखेगा ना तो आप समझ जाओगे। वैसे पेपर में तो ऐसा डायग्राम पूछता नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ, लेकिन डायग्राम से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है, दानेदार संरचना जिन्हें सर्वप्रथम खाली स्थान ने 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के घने कणों के रूप में देखा था। तो ऐसा सा जहाँ भी कण पाया जाता है वो राइबोसोम होता है फ्रेंड्स। राइबोसोम को किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, दी गई संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए एक संरचना दी हुई है, पहला क्या दिया है इसमें, ये लघु संरचनाएं हैं, लघु संरचनाएं हैं बोल रहे हैं जो चप्पू की तरह कार्य करती है। फिर यह प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होती है, ढका होता है, तथा इसका कोर अक्ष सूत्र कहलाता है। तो ये तीनों ही कथन उपर्युक्त सही हैं। ऐसा स्ट्रक्चर ना 9+0 और 9+2 वाला जो कोशिका में जो सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है उसका होता है, ये उसी का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दिया है ना डायग्राम, ये आप देख लीजिएगा बुक वगैरह या फिर जो भी नेट और गूगल से सर्च करके। तो इसमें ये सारी चीज़ें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70 में जो दिया है ना, यहाँ पे एक कशाभिका एवं तारा केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास क्रमशः होता है। तो जो कशाभिका होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कशाभिका में पाया जाता है 9+2 दशा, ऐसा जो रहता है ना उनका जो भी फेज रहता है वो 9+2 में रहता है। तारा केंद्र सेंट्रियोल में होता है 9+0। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं फ्रेंड्स, 74 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, राइबोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। 75 क्या दिया हुआ है, दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो फ्रेंड्स हमें सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया, कथन 1 क्या दिया है, परऑक्सीसोम्स पादप कोशिकाओं के प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं तथा जंतु कोशिकाओं में लिपिड उपापचय में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर कथन 2 दिया है, ये कोशिकाओं के कचरा निस्तारण तंत्र गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ना ये जो पहला दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है। परऑक्सीसोम पादप कोशिका में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में
शामिल होता है, प्रकाशीय श्वसन में शामिल होता है तथा जंतु कोशिकाओं में लिपिड का उपापचय करता है। ये सही है। लेकिन ये जो पराक्सीसोम के बारे में ये जो दूसरा दिया है ना, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, नहीं फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है। कोशिकाओं के कचरा निस्तारण तंत्र होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम तो है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखें, पहला सही दूसरा गलत वाला। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका। 76 देखते हैं फ्रेंड्स। 76 है, ये नाभिक के निकट उपस्थित सघन रंजित जाल नुमा संरचना होती है जिनके अनेक चपटी तस्तरी नुमा 0.5 से 1.0 माइक्रो म्यूएम व्यास वाली रचनाएं होती है। तो नाभिक के निकट में कौन होता है ऐसा सघन रंजित जाल नुमा संरचना? चपटी तस्तरी नुमा, जो चपटा भी होगा सिस्टर्नी की तरह, तस्तरी नुमा भी होगा। तो ये होता है गोल्जी उपकरण। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, गोल्जी उपकरण होता है ऐसा। तस्तरी नुमा और चपटा होता है, सघन रंजित जाल नुमा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। मानव की जो आरबीसी होती है ना, वो सर्वोत्तम पदार्थ है। बाकी यकृत कोशिका, पेशी कोशिका और विकृत कोशिका ये नहीं है, मानव की आरबीसी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। तो लिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड। जो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ना, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 79 है, लिपिड झिल्ली के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं लिपिड झिल्ली के अंदर? जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ना, उसमें बताया गया है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। सिर बाहर की ओर तथा पूंछ अंदर की ओर होता है, ऐसा रहता है। सिर ऐसे रहता है बाहर की ओर और पूंछ ऐसे ना अंदर की ओर रहता है, ऐसा। ओके फ्रेंड्स, सिर बाहर की ओर होता है फ्लूइड मोजेक मॉडल में। लिपिड झिल्ली के अंदर कैसा होता है? तो सिर बाहर रहेगा उसका और पूंछ जो है ना, वो अंदर रहता है, ऐसा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्रुवीय सिरे के अंदर की ओर हो, जल भीरु पुच्छ बाहर की ओर, जल भीरु पुच्छ। इंग्लिश देखिएगा साइड में जो लिखा रहता है उसका। ओके, और सिर पुच्छ दोनों बाहर की ओर, दोनों बाहर दोनों अंदर नहीं होते, एक अंदर एक बाहर ही रहता है। और बाहर कौन रहता है? तो जो हेड पार्ट रहता है ना, सर, वो बाहर रहता है, पूंछ और पूंछ वाला अंदर में रहता है लिपिड का। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं फ्रेंड्स। 80 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 80 आपका दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए दिया है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड का अनुपात काफी भिन्न होता है। फिर बी दिया है, मानव आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन 40% लिपिड होता है। सी दिया है, प्रोटीन एवं लिपिड की व्यवस्था LPPL होती है, लिपिड प्रोटीन प्रोटीन लिपिड। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, लिपिड एवं का शीर्ष हाइड्रोफिलिक होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमको गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन ना, ये वाला जो दिया है ना, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है LPPL वाला। आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कोशिका जो रहता है ना फ्लूइड मोजेक मॉडल के डायग्राम में, बट उसकी व्यवस्था को LPPL नाम नहीं दी गई है। ऐसा होता है ना आपका इंटरनल प्रोटीन, एक्सटर्नल लिपिड, यहाँ से ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे जुड़ा होता है साइड साइड से। तो ये वाला बात तो बिल्कुल सही कि ये तो सही है, कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में प्रोटीन लिपिड का काफ़ी अनुपात काफ़ी भिन्न होता है, ये तो सही है। आरबीसी में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, ये भी सही है। लिपिड का शीर्ष हाइड्रोफिलिक होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। जो लिपिड का शीर्ष रहेगा ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। फ्लूइड मोजेक मॉडल का डायग्राम देखिएगा, प्रोटीन P, लिपिड L, LPL, ये गलत है फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। झिल्ली में स्थित अणु जो कि इसकी पारगम्यता को लिमिट करते हैं। फ्रेंड्स, तो झिल्ली जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ना, आपको याद आ रहा होगा, जो भी गेम है पूरा का पूरा फास्फोलिपिड का है, इसीलिए वो तो तैरते रहता है। वो जो उसमें जो पारगम्यता और गति होती है ना, फास्फोलिपिड की वजह से ही होती है। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है, फास्फोलिपिड। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया है, कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल क्या है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तरल किरमिर नमूना, इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डेनियली डेवसन का नमूना, रॉबर्टसन का नमूना, ये भी ठीक नमूने थे ये यूनिट मेम्ब्रेन वाला, लेकिन जितना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने वो किया है, विकसित है वो, उतना ये रॉबर्टसन का और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में नहीं है। पीजी जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 83 है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली है तो वो अर्ध तरल होती है, सेमी मोज़ेक होती है, अर्ध तरल होती है, ठोस तरल घनीभूत आच्छादित नहीं होती, अर्ध तरल होती है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं फ्रेंड्स, तरल किरमिर नमूना कोशिका झिल्ली के किन पहलुओं की व्याख्या करता है। तो केवल संरचनात्मक करता है, केवल कार्यात्मक पहलू करता है, केवल ये झिल्ली की तरलता करता है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, संरचनात्मक भी करता है, कार्यात्मक भी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 में क्या दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली की अंगभूत प्रोटीन है। अंगभूत प्रोटीन कौन सी है, तो पहला क्या दिया है ऑप्शन में, आंशिक रूप से लिपिड परतों में धसी रहती है, पूर्ण रूप से लिपिड परतों में धसी होती है, बी। फिर सी दिया है, लिपिड की दोहरी परतों के मध्य पार्श्वी गतिविधियां नहीं दर्शाई, पार्श्वी किंतु लंबवत गतिविधियां नहीं दर्शाई जाती। तो उपर्युक्त सभी आपका सही है फ्रेंड्स, क्योंकि आंशिक रूप से लिपिड परतों में धंसी होती है, ये भी सही है। जो प्रोटीन होता है ना, वो आंशिक रूप से लिपिड में धंसा होता है। फिर दूसरा दिया है, पूर्ण रूप से लिपिड परतों में धंसी होती है। तो जी हाँ, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, सेंटर वाले जो प्रोटीन होते हैं वो तो पूरी तरीके से धंसे होते हैं। फिर लिपिड की दोहरी परतों के मध्य पार्श्वी किंतु लंबवत गतिविधियां नहीं दर्शाती, तो ये भी सही है आपका। और वैसे भी जो अगर आप ये सी को समझ नहीं पा रहे हैं तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो आपका सही ही है। इंटीग्रल वाले प्रोटीन जो है, आंतरिक प्रोटीन, वो पूरी तरह से धंसे होते हैं और पार्श्वी वाले थोड़े कम धंसे होते हैं। पहला और दूसरा ऑटोमेटिक सही हो गया है। और वैसा तो ए बी करके ऑप्शन में है नहीं उपर्युक्त सभी, तो जाहिर सी बात है तीसरा नंबर सी भी आपका सही स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है, इसका अर्थ है। चयनात्मक पारगम्यता का क्या अर्थ है बताइए। तो इसका है, पहला क्या दिया है, सभी पदार्थों को पार होने देगा। दूसरा दिया है केवल जल को। तीसरा दिया है केवल निश्चित पदार्थों को। तो चयनात्मक पारगम्यता का तात्पर्य है केवल और केवल निश्चित पदार्थों को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, पक्षमाभ एवं कशाभिका की गतिविधि इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो ये होता है अरीय डंडों की वजह से, केंद्रीय अक्षांश सेंट्रल पूल की वजह से, एकल सूक्ष्म नलिका की वजह से, डाइएंस की वजह से। तो होता है ऑप्शन नंबर डी, डाइएंस की वजह से। आप सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम जरूर देखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है ऐसा जो रहता है ना कि अरीय डंडे क्या हैं, सेंट्रल पूल क्या है, फिर साइड का ये नॉट जो 9+2 रहता है ना, वो सब क्या है, 9+0 क्या है, ऐसे पूल लगे होते हैं साइड में, चक्का जैसे संरचना होता है दोनों का। तो पक्षमाभ और कशाभिका की गतिविधि इनकी उपस्थिति के कारण होती है, तो वो होती है डाइएंस की वजह से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है, यदि आप पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को निकालकर इसे पानी की एक बूंद में रखते हैं तो क्या होगा। आप क्या करेंगे, पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को निकाल देंगे और इसे पानी की एक बूंद में रखते हैं तो ये होगा, ये फट जाएगा फ्रेंड। वृद्धि होने लगेगा, सिकुड़ जाएगा तो नहीं। तो पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को निकालकर इसे पानी की एक बूंद में रखेंगे तो ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं फ्रेंड्स। एक कोशिका जो प्रोटीन के संश्लेषण एवं स्त्रावण में बहुत सक्रिय है, इनका होना अपेक्षित होता है। प्रोटीन्स के संश्लेषण में एवं स्त्रावण में बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो इनका कार्य होना अपेक्षित है। समान मात्रा में RER, MSER
RER से अधिक ACR। अब ये क्या कर रहे हैं, दो प्रोटीन के संश्लेषण और स्त्रावण में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो ACR से अधिक RER, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा कौन करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है RER, क्योंकि उसी के पास तो है राइबोसोम, तो जाहिर सी बात है ACR से स्मूथ वाले से ज़्यादा रफ वाला होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, ACR से अधिक RER। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है फ्रेंड्स, तो 90 है कोशिका से निर्यात के लिए पदार्थों का संवेष्टन इनमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, गोल्जी बॉडी। संवेष्टन की प्रक्रिया कौन करता है, पैकेजिंग की, तो गोल्जी बॉडी करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर 91 क्या दिया है, निम्न में से किस कोशिका अंगक का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, कैमिलो गोल्जी का गोल्जी काय रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, करते इतना क्वेश्चन आई होप इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप अपने टर्म्स जितने भी हैं सब क्लियर कर लेंगे, देन उसके बाद में अगर ऐसा MCQ करके जाएंगे, या अगर टर्म क्लियर भी नहीं है सीधे MCQ ही करेंगे, तो भी आपसे ये सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन सा अंग क्या कार्य कर रहा है, कैसे एलिमिनेट करना है, और इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को ये पसंद आ रहा है। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो है वो मैं ऐसे ही NCERT के जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर पूरा MCQ कराने वाली हूँ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डील करने वाली हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।